राइट. सो व्हाट न्यू वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, कुछ तो पुरानी बातें कुछ नई बातें. सो लास्ट लेक्चर में हमने प्रेशर के बारे में काफी कुछ सीखा था. एक्चुअली इंट्रो लिया था कि प्रेशर होता क्या है और स्ट्रेस से वो कितना डिफरेंट है वो भी देखा था. स्ट्रेस इज द लैंग्वेज जो कि हम सॉलिड्स में यूज करते हैं और प्रेशर लैंग्वेज है जो कि हम फ्लूइड्स में कंफर्टेबल हैं यूज करने में, राइट, इन द फ्लूइड्स. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेशर एंड प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर. कौन सा प्रेशर? स्टैटिक प्रेशर. एंड व्हेन वी आर डीलिंग विद द स्टैटिक प्रेशर, सो वी आर कंफर्टेबल इन द आइडिया ऑफ द पास्कल प्रेशर. सो स्टार्ट करते हैं आज का दिन पुरानी बातों को ताजा करते हुए कि जो पास्कल लॉ हमने सीखा था, क्या सीखा था? तो हमने ऐसा सीखा था कि अगर ग्रेविटी ना हो, दैट इज इग्नोरिंग द ग्रेविटी, अगर हम ग्रेविटी इग्नोर कर दें एंड देन वी चेक द प्रेशर एट every point within the fluid is same. किस फ्लूइड में? सो दैट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. अब ये भाई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता था? तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो होता था विच वाज सपोज टू बी इनकम्प्रेसिबल. इसका मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती थी. इसका मतलब उसकी डेंसिटी सेम रहती थी. तो डेंसिटी डज नॉट चेंज. अच्छा फॉर्मूला भी था, द रो डैश एज इक्वल टू रो अपॉन 1 माइनस सी डेल्टा पी. अगर सी जीरो हो जाएगा तो फिर डेंसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी. मतलब आप प्रेशर अप्लाई करो, दोबारा से आप प्रेशर अप्लाई करो, लेकिन उसके बावजूद प्रेशर अप्लाई करने के बाद आपने प्रेशर वेरिएशन दिया लेकिन फिर भी डेंसिटी नहीं चेंज हुई. अभी तो सोच के देखो ना भाई, किसी भी चीज को प्रेशर दोगे तो उसकी डेंसिटी बदल जाएगी, पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे अगर आपने प्रेशर ज्यादा दे दिया. लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है. इसका मतलब वो कंप्रेस ही नहीं हो रहा है भाई, इनकम्प्रेसिबल है. सो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज सेम and the fluid is supposed to be in a state of rest. ये conditions see for this case of the Pascal pressure, and it is basically talking as the fluid in a state of rest for an incompressible fluid. The pressure at every point is going to be same. ये बात हमने प्रूफ कर ली थी कि हमारे पास मान लो ये कंटेनर है और इस पर्टिकुलर कंटेनर में लिक्विड है और फिर हमने कुछ एरियाज ले लिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, है ना. तो यहाँ पे फोर्स ऐसे लगी, ये तो ध्यान ही आ गया हमें कि फोर्स कैसे लगती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी ध्यान है हमें. तो यहाँ पे अगर एरिया DA1 है और जो फोर्स आपने लगाई वो DF1 है, और अगर हम यहाँ देख लें वर्टिकल डायरेक्शन में तो वहाँ पे एरिया हमारा डिफरेंट है DA2 और वहाँ पे जो फोर्स हमने अप्लाई करी DF2 है. लेकिन इन सब चीजों के बावजूद we should have DF1 upon DA1 as equal to DF2 upon DA2, and that is supposed to be the pressure over there uniform, whether checking in horizontal direction or in the vertical direction, to clearing ourselves that the article is basically free of the gravity behavior. So this was our article of the last lecture. आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ, और आज के लेक्चर में हमने जो प्राइमरीली इंट्रोड्यूस करना है दैट इज नोन एज अ सेकंड पार्ट ऑफ द पास्कल लॉ, जिसको हम बोलते हैं द पास्कल ट्रांसमिशन लॉ. Now what is this Pascal transmission law? It basically talks about how does the pressure variation affects the fluid particles, है ना. मतलब statement says for an incompressible fluid at rest. अब ये बात मैंने क्लियर कर दी थी कि ज्यादातर आइडिया जो है वो लिक्विड्स पे ज्यादा लगता है, पर अभी दोनों है. फ्लूइड्स एट रेस्ट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब या तो प्रेशर बढ़ा दो या तो कम कर दो, वेरी कर दो बेसिकली. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ द प्रेशर एट एनी पॉइंट, किसी भी एक जगह पे अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज करा या डिक्रीज करा, is equally transmitted. क्या बोला? Equally transmitted to all the points within the fluid. कहते ये बात बिल्कुल बढ़िया है. देखो हमने क्या बोला, हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम है, ठीक है ना. तो खुद ही का लॉ खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट तो कर नहीं सकता ना. अब सब जगह प्रेशर मान लो P1 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 है, सब जगह सब जगह. अब एक जगह पे प्रेशर इंक्रीमेंट कर दिया आपने, उसको दबा दिया, प्रेशर इंक्रीमेंट कर दिया और आपने कर दिया P1 प्लस डेल्टा P एक पॉइंट पे. तो भाई अब सेकंड पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तो प्रेशर डिफरेंट हो गया, तो पास्कल लॉ इनवैलिड हो गया. तो इसका मतलब लिक्विड मूव करेगा. ये तो बिल्कुल बढ़िया गल है.
क्योंकि लिक्विड मूव करता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा हो गया और दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर कम रह गया, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट को दबा दिया। लेकिन हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, और अगर हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो चाहे आपने उसको प्रेस करा, लेकिन फिर भी को प्रेस तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने जो उसके ऊपर प्रेशर लगाया उसने उसको आगे ट्रांसमिट कर दिया, खुद झेला ही नहीं और आगे ट्रांसमिट कर दिया। तो उस पॉइंट का जो प्रेशर आपको लग रहा था P1 प्लस डेल्टा पी, तो जो दूसरा पॉइंट है उस पे भी उतना ही डेल्टा पी ऐड हो जाएगा, तीसरे पॉइंट पे उतना ही डेल्टा पी ऐड हो जाएगा। तो सारे पॉइंट्स का प्रेशर अब क्या हो जाएगा? P1 प्लस डेल्टा पी, P1 प्लस डेल्टा पी, P1 प्लस डेल्टा पी। और ऐसा होने की वजह से क्या होगा? फिर से हर एक पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस जीरो हो जाएगा और इस वजह से लिक्विड रेस्ट पे रह पाएगा। सो पूरा आइडिया क्या है कि लिक्विड को रेस्ट पे ही रखना है, तो फिर सारे पॉइंट्स का प्रेशर सेम होना चाहिए। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर कम होता है तो सारे पॉइंट्स पे प्रेशर कम हो जाएगा, ताकि सभी पॉइंट का प्रेशर फिर से सेम हो जाए। और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर सारे पॉइंट्स पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ताकि सब जगह प्रेशर फिर से सेम हो जाए, ताकि प्रेशर डिफरेंस कितना रहे? जीरो रहे। प्रेशर डिफरेंस जीरो रहेगा तो इसका मतलब लिक्विड रेस्ट पे ही रहेगा। सो दैट्स एन आइडिया। पास्कल लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फ्लूइड्स इन मोशन। ये वजह हो सकती है लेटर ऑन कि आप प्रेशर को चेक करें कि दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस है और लिक्विड मूव कर रहा है, पर पास्कल लॉ जब अप्लाई होता है दैट इज ओनली फॉर द फ्लूइड इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। और किस तरीके का फ्लूइड है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। दिस एक्सपेरिमेंट व्हिच इज स्केच्ड ओवर हियर इज ऑन द सेम आइडिया। हमारे पास एक पिस्टन है यहाँ पे, और हमने क्या करा, उस पिस्टन के ऊपर यहाँ से फोर्स अप्लाई कर दी, करेक्ट है। और फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लूइड में, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीमेंट हो गया क्योंकि आपने फोर्स लगा दी। तो वो जो प्रेशर इंक्रीमेंट है उसको डेल्टा पी लिख लेते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होगी? फोर्स अपॉन एरिया, फिर ए विल बी द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पिस्टन। तो इसका मतलब इतना प्रेशर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन क्योंकि ये लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स पे ये जो प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, इक्वली। तो अगर इक्वली ट्रांसमिट हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा कि इक्वली ट्रांसमिट हुआ है? तो एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर यहां पे हमारे पास कुछ प्लग्स होते हैं। दीज आर द प्लग्स। ये नीचे के डायग्राम में देख रहे हो, ये मैं क्या बना रहा हूं? दीज आर द प्लग्स, राइट। अब ये प्लग्स जो है वो जो ओपनिंग्स है उनको सिक्योर कर रहे हैं, मतलब उनको क्लोज इन करके रखा हुआ है। तो जो ओपनिंग्स होती हैं उनको हम ऑरिफिस बोलते हैं। तो ऑरिफिस जो होती है दे आर नोन एज अ स्मॉल ओपनिंग्स इन द वेसल, उनको हम ऑरिफिस बोलते हैं, राइट। सो अब वो जो ऑरिफिस है अभी हमने उनको क्लोज करके रखा हुआ है बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्लग्स। रबर के जो हमारे पास कॉक्स होते हैं, और वो उससे हम ओपनिंग्स को क्या कर देते हैं? प्लग इन कर देते हैं। सो दीज आर प्लग्ड ओपनिंग्स। तो अब हमने क्या करा, जब यहां से प्रेशर लगाया, क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई करी और फोर्स अपॉन एरिया की वजह से यहाँ पे प्रेशर का इंक्रीमेंट हो गया। ये प्रेशर का इंक्रीमेंट इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे एक साथ पहुंचा। कैसे पहुंचा? एक साथ पहुंचा। और क्योंकि प्रेशर का इंक्रीमेंट इन सारे पॉइंट्स पे एक साथ पहुंचा, तो ये सारे प्लग्स एक साथ बाहर को निकल जाएंगे एंड द लिक्विड विल ooze आउट फ्रॉम ऑल द ऑरिफिस। तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि वो एक ही ऑरिफिस से लिक्विड बाहर आएगा। टेक्निकली आप सोचेंगे कि नहीं सर, नीचे वाले जो ऑरिफिस है उससे बाहर आएगा, पर इट विल कम आउट फ्रॉम ऑल द ऑरिफिस, एक्सप्लेनिंग द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लॉ दैट द प्रेशर वाज इंक्रीमेंटेड। क्रिएट कहीं करा था आपने प्रेस तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करा था, लेकिन पास्कल लॉ की वजह से वो जो इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर था वो इक्वली हर एक पॉइंट पे ट्रांसमिट हो गया। सो एवरीवेयर द प्रेशर इंक्रीमेंटेड। अब हुआ क्या कि अंदर जो प्रेशर है वो हर एक पॉइंट पे P प्लस डेल्टा पी हो गया। P पहले से प्रेशर होगा और आपने डेल्टा पी एक्स्ट्रा दे दिया, और बाहर का जो प्रेशर है, मान लो बाहर का प्रेशर P नॉट लिख लेते। P नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होगा, जो P प्लस डेल्टा पी है वो P नॉट से ज्यादा हो गया होगा, काफी ज्यादा हो गया होगा, और ऐसा करने की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा, और इस वजह से नोजल बाहर को आ गया होगा। तो नोजल पे बाहर को फोर्स लग गई होगी, इस वजह से नोजल बाहर निकल गया होगा और लिक्विड बाहर मूव कर गया होगा। सो द स्टैटिक प्रेशर डिफरेंस
बाहर का एक प्रेशर है, अंदर का एक प्रेशर है, उनका जो प्रेशर डिफरेंस है वो लिक्विड को मूव करा सकता है। हमें ये आइडिया भी यहाँ से फील हो गया। हालांकि हम उस मुद्दे के ऊपर अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा डिस्कशन अभी किसके ऊपर है? दैट इज द प्रेशर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट विद इन द फ्लूइड। अगर वो फ्लूइड रेस्ट पर है और वो इनकम्प्रेसिबल है। मान लो जो पॉइंट पी था वो खुद ही कंप्रेसिबल था, अगर वो खुद ही कंप्रेसिबल था, बोलेगा यार मैं तो खुद ही झेल लेता हूं इसको क्योंकि मैं तो कंप्रेसिबल हूं, तो मैं खुद ही कंप्रेस हो जाता हूं, तो फिर मैं आगे ट्रांसमिट करूंगा ही नहीं। तो इसका मतलब फिर प्रेशर आगे ट्रांसमिट होगा ही नहीं। तो फिर आप जितनी भी फोर्स लगा लीजिए, नोजल्स खुलेंगे ही नहीं और लिक्विड बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका लिक्विड जो है वो सही नहीं है। आपका लिक्विड क्या है? कंप्रेसिबल है, और हमको ऐसा लिक्विड नहीं चाहिए। हमको ऐसा ही लिक्विड चाहिए जो इनकंप्रेसिबल हो, ताकि वो प्रेशर को आगे ट्रांसमिट कर पाए। सो पास्कल लॉ, तीसरी बार चौथी बार बता रहा हूं, इज वैलिड ओनली फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, और सेकंड कंडीशन इट हैज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। तो स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्लियर है कि ये P प्लस डेल्टा बी, इस पॉइंट का भी प्रेशर कितना? P प्लस डेल्टा बी, क्योंकि सब जगह पे प्रेशर इंक्रीमेंट हो गया डेल्टा बी, तो इन सारे पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस 0 है। तो अंदर कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है वो रेस्ट पर है। बाहर तो मूव करता हुआ दिख रहा है क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है, पर अंदर प्रेशर यूनिफॉर्म है, तो अंदर लिक्विड अभी भी रेस्ट पर है। तो हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन अभी अंदर है, तो अंदर क्या है? प्रेशर सेम है, डिस्पाइट कि आपने प्रेशर को इंक्रीमेंट करा था उसके बावजूद। चलो ये लॉ हमें समझ में आया, इंट्रोड्यूस हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन लॉ है क्योंकि इसकी बेहतरीन एप्लीकेशन है। और ये एप्लीकेशन क्या है? दैट इज नोन एज अ हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट आप कहां देखते हैं? दैट इज फॉर लिफ्टिंग द हेवी लोड्स। तो ये ट्रक को भी लिफ्ट कर पा रहा है। व्हेन यू गो, यूजुअली मैंने पहले के लेक्चर में समझाया था, व्हेन यू गो फॉर द पार्किंग्स, तो बहुत सही तरीके की पार्किंग्स आजकल बनाई जाती है जिनको हाइड्रोलिक पार्किंग्स बोलते हैं, जिसमें हम एलिवेट कर देते हैं और नीचे फिर से जगह बन जाती है पार्किंग की। तो उतनी स्पेस में दो कार्स भी पार्क इन हो जाती हैं, और एक कार पार्क करके उसको लिफ्ट करा देंगे और दूसरी कार नीचे उसके प्लेस कर देंगे। कैसे? देखते हैं। आइडिया क्या है हाइड्रोलिक लिफ्ट के वर्किंग का? अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट, अरे 1 मार्क क्वेश्चन, क्या? दैट इज द पास्कल ट्रांसमिशन लॉ, that increment or decrement in the pressure at a particular point is going to be equally transmitted to every point. तो हमने क्या करा? बाय कंस्ट्रक्शन दो पिस्टन्स बनाए। ये हमारा पहला पिस्टन है, दिस इज द स्मॉलर एरिया पिस्टन। हमने यहाँ पे स्मॉलर एरिया रखा है, और यहाँ पे लार्जर एरिया पिस्टन है, यहाँ पे हमने लार्जर एरिया प्लेस करा है। बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या करा? लेफ्ट साइड पे जहाँ पे स्मॉलर पिस्टन था वहां पे फोर्स अप्लाई कर दी F1। इसको हम बोलेंगे स्मॉल मैनुअल फोर्स। फॉर एग्जांपल स्मॉल मैनुअल फोर्स आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी। वेरी गुड। अब ये फोर्स अप्लाई करने से इतनी फोर्स आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे प्रेशर का इंक्रीमेंट एरिया। सो व्हाट इज द प्रेशर इंक्रीमेंट? पहले जितना प्रेशर है होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कितना प्रेशर पहले था। हमारा सारा जो ध्यान है वो किसके ऊपर है कि आपने कितना प्रेशर इंक्रीमेंट करा अपनी एक्टिविटी से। तो जो प्रेशर इंक्रीमेंट आपने करा, दैट इज द फोर्स यू अप्लाइड F1 अपॉन द एरिया A1। इतना प्रेशर आपने इंक्रीमेंट कर दिया, एक्सेलेंट। अब पास्कल लॉ कहता है कि अगर ये लिक्विड रेस्ट पर है, पहला, और दूसरा अगर ये इनकंप्रेसिबल है, दैट मींस द फ्लूइड इनसाइड मस्ट बी इनकंप्रेसिबल। तो अगर ये इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है तो फिर ये जो प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये प्रेशर ट्रांसमिट हो गया, फील हो रहा है? ये प्रेशर ट्रांसमिट होकर यहां पहुंच गया, ये ट्रांसमिट हो गया, इट्स इक्वली ट्रांसमिटेड टू ऑल द पॉइंट। तो लगाया कहां था, इफेक्ट कहां आ रहा है? अरे ऐसा तो टॉर्क में सीखा था कि फोर्स कहीं लगाओ और रोटेशन इफेक्ट कहीं और होती है। यहां पे क्या हो रहा है कि आपने फोर्स लगाई स्मॉलर पिस्टन पे, इफेक्ट दिखेगा लार्जर पिस्टन पे। बीच में क्या था? फ्लूइड। और फ्लूइड ने क्या करा? प्रेशर को ट्रांसमिट कर दिया। अब वो प्रेशर इंक्रीमेंट इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस सेकंड पिस्टन पे पहुंच गया, P2 पे वहां पहुंच गया। तो वहां पे क्या होगा? इधर दबाया तो उधर उठ जाएगा, इधर दबाया उधर उठ जाएगा। तो इधर ये बाहर की तरफ फोर्स आ गई F2, एरिया डिफरेंट था। तो यहां पे जो भाई फोर्स कैसे लगी? हमने मैनुअल तो लगाई नहीं। अच्छा, वो प्रेशर के ट्रांसमिट होने की वजह से आई होगी। कितनी फोर्स है F2? कितने एरिया पे? A2। तो समझ आ रहा है कि प्रेशर इंक्रीमेंट की वजह से आई थी। हाँ भाई, तो ये डेल्टा P होना चाहिए। तो पास्कल ट्रांसमिशन लॉ के हिसाब से क्या है कि भाई इंक्रीमेंट इन प्रेशर तो सेम है, इसका मतलब डेल्टा बी सेम है, इंक्रीमेंट इन प्रेशर। सो F1 अपॉन A1 बिकम्स इक्वल टू F2 अपॉन A2।
क्योंकि प्रेशर इंक्रीमेंट इज द सेम एट एवरी पॉइंट और द प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड, जो भी लैंग्वेज बोलो उसकी वजह से जितना प्रेशर इंक्रीमेंट लेफ्ट साइड पे हुआ राइट साइड पे उतना ही अपीयर होगा। भाई आपको अपीयर हो क्या रहा है? आपको अपीयर हो रही है F2। अगर आप वहां पर हैं तो आपको दिखेगा, अगर आप यहां पे खड़े हो जाइए तो आप क्या होंगे, आप ऊपर को मूव कर जाएंगे, आप ऊपर को मूव कर जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट फोर्स एप्लीकेशन। अब ये फोर्स ज्यादा है कि कम है तो बड़ा सोखा है। कैसे? इट्स कैन बी रिटन एज F2 अपॉन F1 एज इक्वल टू A2 अपॉन A1। और A2 जो है वो हमने काफी ज्यादा बनाई है A1 से बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से हमने काम करा है। अब क्योंकि A2 अपॉन A1 की वैल्यू जो है वो 1 से काफी ज्यादा है, so this is much greater than 1, so it explains to us that F2 is much greater than F1। इसका मतलब जो हाइड्रोलिक फोर्स बन के आई है वो मैनुअल फोर्स से काफी ज्यादा है। सो अ स्मॉल एफर्ट एट द स्मॉल पिस्टन appears as a bigger output at the larger piston। छोटी एफर्ट लगाई और बड़ी फोर्स बन के लार्जर पिस्टन पे आ गई, जिसकी वजह से इतना हेवी लोड भी जो है वो लिफ्ट हो सकता है, जैसे यहाँ पे ट्रक का लोड है। So it can be also lifted because there is a huge pressure created over there। ना प्रेशर तो सेम है, huge force created because of the larger area। यहाँ पे जो पिस्टन का एरिया आप देख रहे हैं that is a larger area। So एरिया ज्यादा है, इस वजह से फोर्स भी ज्यादा है। यहाँ पे क्योंकि एरिया कम था तो यहाँ पे फोर्स भी आपको कम लगानी पड़ी, पर जो प्रेशर इंक्रीमेंट है वो आपका सेम है। दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल ट्रांसमिशन लॉ ओवर हियर। दैट्स द फर्स्ट एप्लीकेशन नोन एज अ हाइड्रोलिक लिफ्ट। और इसका ये फॉर्मूला भी तैयार है, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 या F2 अपॉन F1 एज A2 अपॉन A1 लाइक दिस। और अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है, that is pi r2 square, and f1 that is pi, sorry, a1 is pi r1 square, so it can also be written as equal to r2 upon r1 whole square, right? So primarily तो यही फॉर्मूला है, और क्योंकि ये सिलेंड्रिकल दिख रहा है यहाँ पे पिस्टन अरेंजमेंट, so you can use the pi r square as your cross section area, right? So देखते हैं आगे अब और कोई एप्लीकेशन है क्या पास्कल लॉ की? देयर इज। एंड सेकंड एप्लीकेशन, ये तो मैंने वही डायग्राम दे दिया जैसे मैं समझा रहा था कि पार्किंग लॉट्स पे ऐसा होता है कि लिफ्ट कर दी जाती है, जैसे द हाइड्रोलिक लिफ्ट विच इज प्रोवाइडेड, तो नीचे आपकी एक और कार यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। सो यू कैन हैव अ पार्किंग स्पेस फॉर वन मोर कार ओवर देयर, right, because of this hydraulic lift। So it is like a space saver for us। This idea is supposed to be a space saver for us। So you can see this in Ludhiana if you go to the Pavilion Mall, so over there you can see this exactly idea which is here, and this kind of an activity you can see in the service station, right? So the service station पे हम क्या करते हैं कि cars को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, कई बार बेसमेंट में नहीं होती है, हम वहां पार्क करते हैं, खुद बेसमेंट में जाके कार के इंटीरियर्स देख लेते हैं, मतलब नीचे से देख लेते हैं, पर अदरवाइज वी कैन लिफ्ट द कार एंड देन हैव द सर्विसिंग ऑफ द कार। सो आगे बढ़ते हैं एंड टॉक अबाउट अ हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस इज यूज्ड इन द फैक्ट्रीज मोस्टली, एंड दिस इज यूज्ड फॉर एक्चुअली रिड्यूसिंग द थिकनेस ऑफ द शीट्स, राइट। तो प्रेस का मतलब यहाँ पे कपड़े प्रेस करना नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि जो आपकी थिक शीट्स ऑफ आयरन है या मतलब कोई भी स्ट्रेंथनाइज मटेरियल है जिसको मैनुअली अगर आप दबाओगे तो नहीं दबेंगी, पर आपको उसको थिन करना है, तो उसके लिए आप इस प्रेस को यूज करते हैं। तो ये वो मटेरियल है, दिस इज दैट पर्टिकुलर मटेरियल जिसको आपको बेसिकली प्रेस ऑन करना है। तो उसके ऊपर आपने एक लोड लगा रखा है, दिस इज अ लोड, और नीचे यहाँ पर एक पिस्टन है, दिस इज काइंड ऑफ अ पिस्टन ओवर देयर, और ये पिस्टन और लोड के बीच में ये आपकी शीट है विच इज टू बी कंप्रेस्ड, जिसको आपको थिन करना है। तो ऊपर वाला लोड रिजिड है, फिक्स्ड है ना। तो क्या होगा, सेम आगे जो कि हमने पीछे करा कि यहां से अगर आप एफर्ट क्रिएट करोगे, मैनुअल एफर्ट क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे फोर्स आएगी और यहाँ पे प्रेशर का इंक्रीमेंट हो जाएगा। प्रेशर का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल एफ। एरिया कम है, फोर्स भी कम लगाई, प्रेशर का इंक्रीमेंट हो गया, जैसे यहाँ पे एनिमेशन में भी आपको दिख रहा है। तो लेफ्ट साइड में प्रेशर का इंक्रीमेंट हो गया, और वो जो प्रेशर इंक्रीमेंट है दैट इज गोइंग टू ट्रैवल, और वो ट्रैवल करके यहाँ पहुंच गया, इधर से शुरू हुआ था एंड इट ट्रैवल्स ओवर हियर। तो उसकी वजह से जो राइट साइड का पिस्टन है वो ऊपर को मूव कर जाएगा। तो राइट साइड का पिस्टन जो कि ऊपर को मूव करेगा, पर ऊपर वाला जो लोड है ये तो रिजिड है, वो तो मूव करेगा नहीं, तो ये बेचारी शीट जो है ये कंप्रेस हो जाएगी। सो इट गेट्स कंप्रेस्ड, और ये आप अपनी डिजायर थिकनेस पे, आप यहाँ पे स्केल लगा सकते हैं, वर्नियर लगा सकते हैं यहाँ पे, और आपको जितना उसको कंप्रेस करना है
उतनी कंप्रेशन पे ले आए, तब तक आप ये एक्टिविटी करते रहें, तब तक आप इसको बार बार दबाते रहें, सो बार बार वो कंप्रेस होती रहेगी और डिजायर थिकनेस पे आ जाएगी। एक बार डिजायर थिकनेस पे आ जाए फिर आप ऊपर वाला लोड रिमूव करो और इस शीट को रिमूव कर लो। सो दैट इज एन आइडिया ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस, दैट इज वंस अगेन वर्किंग अपॉन द बेसिस ऑफ द पास्कल ट्रांसमिशन लॉ। सो पास्कल ट्रांसमिशन लॉ के दो एप्लीकेशन हो गई, एक तो हाइड्रोलिक लिफ्ट है और दूसरा हाइड्रोलिक प्रेस हो गया। वर्किंग तो ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट, पर हमने इसको मॉडिफाई करके थिक शीट्स को कंप्रेस करने के लिए यूज कर लिया है, राइट। ऐसे नहीं कि रबर को कंप्रेस करना है भाई, आयरन की शीट, स्टील की शीट्स, ऐसी शीट्स को करने के लिए ऑफ कोर्स वो थोड़ी मैल्लेबल भी हो तो चलेगा, है ना। ओके जी, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थर्ड एप्लीकेशन विच इज नोन एज द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम्स। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम्स काफी आसान सा सिस्टम है, इजी सिस्टम है, और इसके अंदर देखो ये मास्टर पिस्टन है, यू कैन सी दिस एज अ मास्टर पिस्टन। और ये जो मास्टर पिस्टन होता है ये बेसिकली हमारे फुट से कनेक्टेड है। ये आपका मास्टर पिस्टन है, दिस इज द मास्टर पिस्टन, और ये हमारा फुट है। सो हमने फुट से क्या करना है, ब्रेक को दबाना है। मतलब यहाँ पे इसको हम लिवर सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिवर सिस्टम। तो हमने अपने फुट से आराम से अपनी गाड़ी में बैठे बैठे या फिर अपनी एक्टिवा पे बैठे हुए हमने क्या करा, आराम से यहाँ पे प्रेस करा। गाड़ी बता देता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो हमने इसको प्रेस कर दिया, तो उससे क्या हुआ, ये पिस्टन की मूवमेंट होगी, दिस पिस्टन मूव्स हियर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर का इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई करी फुट से। तो वो जो प्रेशर का इंक्रीमेंट है दैट इज सपोज टू बी इक्वल टू स्मॉल एफ अपॉन ए, जितना भी एरिया वहां पर है। अब बड़ा एरिया है, आपको फुट भी तो पड़ा है, सो फोर्स अपॉन एरिया, ये आपका प्रेशर इंक्रीमेंट आ गया। वेरी गुड, आप F1 अपॉन A1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके जी, डन। अब क्या करें, अब ये जो प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होके यहाँ पहुंचा और इन दोनों पिस्टन्स पे लग गया, इन दोनों पिस्टन्स पे लग गया। ये जो दोनों पिस्टन्स हैं, लेट्स से द पिस्टन P1 एंड द पिस्टन P2 ओवर देयर, ये जो दोनों पिस्टन है अब ये क्या करेंगे, ये बाहर को शिफ्ट होंगे तो व्हील्स को ग्रिप कर लेंगे। क्या करेंगे, व्हील को ग्रिप कर लेंगे। सो एज दे ग्रिप द व्हील, सो द व्हील मोशन विल इंस्टेंटली स्टॉप। अगर आपका फ्लूइड वधिया है तो, मतलब ये जो फ्लूइड होना चाहिए, हमें ध्यान है, वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। अगर वो इनकम्प्रेसिबल है तो वो प्रॉपरली आपके हल्के से ब्रेक को दबाने पे, हल्का सा प्रेशर इंक्रीमेंट करने पे वो तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा और P1 और P2 पिस्टन्स को पुश कर देगा, और फिर वो जो पिस्टन्स है वो व्हील को ग्रिप कर लेंगे, जिससे व्हील उसी समय पे रुक जाएगी। लेकिन अगर आपका फ्लूइड खराब हुआ और वो कंप्रेसिबल हुआ तो फिर क्या होगा, आप तो ब्रेक दबाएंगे पर वो जो प्रेशर इंक्रीमेंट हुआ जहां पे आपने करा मास्टर पिस्टन पे, वो आगे नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि फ्लूइड खुद कंप्रेस हो जाएगा। तो फिर आपकी ब्रेक्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगी। सो फॉर योर ब्रेक्स टू वर्क प्रॉपर्ली यू शुड हैव अ ब्रेक फ्लूइड, और वो जो ब्रेक फ्लूइड होना चाहिए दैट हैज टू बी इनकम्प्रेसिबल विद द प्रोलॉन्ग यूज। जब आप ब्रेक्स को ज्यादा महीनों तक, साल भर यूज करते हैं तो फिर क्या होता है, जो फ्लूइड होता है, जो ब्रेक फ्लूइड होता है वो कंप्रेसिबल होना शुरू हो जाता है क्योंकि कार्बन पार्टिकल्स उसमें एंटर करने शुरू हो जाते हैं। और जब कार्बन पार्टिकल्स उसमें एंटर होने शुरू हो जाते हैं तो फ्लूइड जो होता है, एक तो उसका रंग खराब हो जाता है, पहले सुनहरा सा रंग होता है, बाद में वो थोड़ा काला काला हो जाता है, और उसकी वजह से वो फ्लूइड अपनी इनकम्प्रेसिबिलिटी को लूज कर लेता है। इनकम्प्रेसिबिलिटी को लूज कर लेता है मतलब वो कंप्रेसिबल होना शुरू हो जाता है। सो धीरे धीरे आपकी ब्रेक्स अफेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं, आपको हल्का फुल्का पता चलना शुरू हो जाता है, वो आप अवॉइड करते रहते हैं, और फिर क्या होता है कि पूरा का पूरा फ्लूइड जो है वो कंप्रेसिबल हो जाएगा। फिर आपकी ब्रेक्स बिल्कुल काम नहीं करेंगे, आप दबाते रहेंगे और आपको फील होगा कि आप प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा, आपको खुद ही फील होगा, और ब्रेक्स अप्लाई नहीं होगी। अब ये क्योंकि व्हीकल है, मतलब हम फोर व्हीलर की बात कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं, सो 4 व्हील्स होने चाहिए। 4 व्हील्स होने चाहिए। डायग्राम एक व्हील का है, ये जो डायग्राम हमने बनाया ये एक व्हील का है। यहाँ पे एक स्प्रिंग अरेंजमेंट भी होता है, जैसे स्प्रिंग अरेंजमेंट, और स्प्रिंग अरेंजमेंट इसलिए होता है ताकि जो पिस्टन्स है वो रिस्टोर हो जाए, जल्दी से रिस्टोर हो जाए। तो इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग को यूज करते हैं कि आपने दबा तो दिया, अब आप फुट को रिमूव करोगे, फुट को जब रिमूव करोगे तो प्रेशर को कम करोगे, तो प्रेशर कम करोगे तो सब जगह प्रेशर कम हो जाएगा, तो फिर पिस्टन रिस्टोर हो जाएंगे, तो ग्रिप छूट जाएगी, अब आपकी व्हील्स चल पड़ेंगे। ये सब कुछ तुरंत हो जाए, कोई लैग ना आए, है ना, कोई डिले ना हो रिस्टोरेशन में, इसलिए हम एक्स्ट्रा इलास्टिसिटी दे देते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग।
अब जब पिस्टन्स के आगे जो लगा होता है, ये जो देखो, ये इसको ब्रेक शूज बोल देते हैं। और क्योंकि बार बार उनके अगेंस्ट, व्हील्स के अगेंस्ट जाता है, तो वो रिम के ऊपर लगा होता है, ये रिम को ग्रिप करता है बेसिकली, तो फ्रिक्शन आती है वहां पे, तो रबर शूज घिसने शुरू हो जाते हैं। वो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है ऑफ कोर्स, पर वो रबर जो पैडिंग्स होती है वो घिसनी शुरू हो जाती है, तो फिर आपकी मेटालिक साउंड्स आनी शुरू हो जाती है अगर वो घिस जाए। तो आपने कभी सुनी होंगी मेटालिक से साउंड आ जाती है, तो फिर आपको रबर पैडिंग चेंज करानी पड़ती है बेसिकली। तो वो रबर शूज आपके चेंज होते हैं और फिर आपकी आवाज आनी बंद हो जाती है। तो हर एक कंपोनेंट का अपना अपना यूज होता है। हमारा आर्टिकल यहाँ पे किसका है? दैट इज फॉर द फ्लूइड बेसिकली। तो फ्लूइड कैसा रहना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल रहना चाहिए, और वो काला नहीं पड़ना चाहिए, मतलब उसमें कार्बन पार्टिकल्स नहीं आने चाहिए। तो पीरियोडिकली सर्विसिंग कराएं तो आपको फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल रहेगा और आपकी ब्रेक्स सही तरीके से काम करती रहेंगी। सो 3 एप्लीकेशन हो गई, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट, hydraulic press, and now the hydraulic braking system. As I said, we're dealing with a 4-wheeler, so this transmission system जो होता है, जो ब्रेक ट्रांसमिशन सिस्टम है, वो चारों व्हीकल्स पे वर्क कर जाए, चारों व्हीकल्स पे नहीं, चारों टायर्स पे काम कर जाएगा। So this is the picture actually which we read was for a one, but जो master piston होगा, that is actually you can see connected to all the 8 pistons, 8 pistons आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2, एक व्हील पे 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, and the 1 foot which is actually pressing and creating the pressure is able to basically transfer equally to all the tires. तो ब्रेकिंग प्रॉपर होगी। अब सोचो अगर आगे वाले टायर रुक जाए, पीछे वाले ना रुके, या पीछे वाले रुक जाए, आगे वाले ना रुके, तो क्या होगा, right? So the Pascal transmission law basically makes us understand that the pressure was equally transmitted to every particular point and which can bring the vehicle to instant stop. चलो आगे बढ़ते हैं with this idea। तो force exerted by the liquid, force exerted by the liquid, liquid क्या? तो हम बोलना चाहते हैं that the force exerted by a liquid column, by a liquid column, मतलब हमने ग्लास के अंदर पानी डाल दिया, लिक्विड डाल दिया। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई अगर हमने आधा ग्लास भरा या फिर हमने पूरा ग्लास भरा, तो उससे जो बेस ऑफ द कंटेनर है उस पर कितनी फोर्स डेवलप हुई। हमने कहा ये तो लॉजिकल है ना, कि आप कम पानी भरोगे तो कम फोर्स आएगी, ज्यादा पानी भरोगे ज्यादा फोर्स आएगी बेस पे। ये तो लॉजिकल है, मतलब मेंटली फील ही हो जाती है ये बात, इसमें मतलब ज्यादा समझाने वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। तो फिर भी हमने सोचा कि भाई बता दो भाई क्लियर। तो हमने कहा भाई ये तो बिल्कुल क्लियर हो गई, जैसे बात हमने समझाई कि आपने जब लिक्विड को फिल ऑन करा यहाँ पे, तो इसका वेट होगा। अच्छा, तो वेट कितना mg है, और mg तो नीचे लगती है, तो अगर नीचे बेस खुला होता तो पानी बह जाता नलके की तरह नीचे, लेकिन नीचे आपने ऑब्स्ट्रक्शन लगा दी यहाँ पे। अब आपने ऑब्स्ट्रक्शन अगर यहाँ पे लगा दी तो भाई वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा कि मेरे को बाहर जाने दो, क्योंकि उसकी नेचुरल टेंडेंसी है फ्लो करने की, तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा अपने वजन की वजह से। अब ज्यादा वजन होगा तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, कम वजन होगा तो कम फोर्स लगाएगा। लॉजिकल है इसके अंदर, मतलब ज्यादा समझाने वाली बातें ही नहीं है, ये तो बहुत लॉजिकल बात है। पर हमारा आर्टिकल तो प्रेशर का चल रहा है। अच्छा, तो प्रेशर निकाल दो भाई। अच्छा, तो फिर बेस पे जो प्रेशर लग रहा है, व्हाट इज द प्रेशर ऑन द बेस? तो मैंने कहा यार ये तो बहुत सिंपल है ना, दैट इज अ फोर्स ऑन द बेस एंड डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द बेस। अब इसमें क्या मुश्किल है भाई? कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसका मतलब अगर आपको ज्यादा पानी चाहिए तो भाई नीचे थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग बना लो, तो प्रेशर कम आएगा और ग्लास के टूटने की संभावना शायद कम हो जाएगी। बढ़िया है। तो मतलब ग्लास थोड़े चौड़े बनते हैं ना, तो मतलब एरिया ज्यादा होता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ऐसा सा ग्लास कोई बना दे, ये ग्लास बना दे, ऐसा नहीं बनाते ना, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा हो जाए। ऐसा हम नहीं बनाते, तो ये गलत तरीका है ग्लास बनाने का, मिलते भी नहीं ऐसे ग्लास। अच्छा, तो ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब इसका एक्सप्रेशन बना लो। अभी क्या बनाने, तो आता ही है हमें। सो प्रेशर एट अ बेस दैट शुड बिकम इक्वल टू फोर्स एट अ बेस। फोर्स किसकी वजह से लग रही है? वेट की वजह से। दैट इज mg अपॉन द एरिया ऑफ द बेस। एक्सेलेंट भाई। अब मास को कैसे लिखोगे? सर मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये बढ़िया है। तो वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वेट लिक्विड लगा रहा है, और कैसे लगाता है? परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट। ये बात हमें पहले से पता है। वेरी गुड। सो जो मास है वॉल्यूम से आएगा, वॉल्यूम के लिए आपको हाइट चाहिए होगी, तो h ले लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई? दैट इज इक्वल टू a इंटू एच। करेक्ट, द एरिया इंटू एच, दिस इज द एरिया एंड इंटू एच। वेरी गुड, सिलेंडर का एरिया हो गया बेसिकली, एंड इंटू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्योंकि मास लिक्विड का है,
and into G and upon A. तो A हो गया cancel and the pressure at the base it comes out to be as equal to H rho G. कितना आ गया H rho G. ये कौन सा प्रेशर है? This is the pressure exerted by the liquid column. लिख रहा हूं मैं इसको. That is a pressure exerted by the liquid column. इसमें एयर का प्रेशर नहीं है. दोबारा से, इसमें एयर का प्रेशर नहीं है. That is a pressure exerted by the liquid column, by the force of the liquid. इस तरीके के प्रेशर को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. So what's a hydrostatic pressure? That's a pressure exerted by a static column of fluid. हर शब्द की इंपॉर्टेंस है. That is a pressure exerted by static column of fluid. सही है ना? मूव नहीं करना चाहिए. अगर फ्लूइड मूव कर जाएगा तो फिर कोई रोक टोक नहीं है उसको. फिर वो क्या प्रेशर लगाएगा? तो मूव कर रहा है. अभी ये आइडिया कब है? जब आपने फ्लूइड के मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करके रखा है, उसको पिंजरे में रखा है, प्रिजन में रखा है, तो वो बाहर छूटना चाहता है और इस वजह से वो क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है वॉल्स के ऊपर. तो बेस भी तो एक तरीके की वॉल है, तो उसके ऊपर सीधा सीधा पूरा वजन पड़ा डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द वॉल इज गोइंग टू जनरेट द प्रेशर और रिड्यूस करके वो एक्सप्रेशन आ गया आपका H rho G. H rho G. अब ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. अब ग्रेविटी आ चुकी है, पर हमें पास्कल लॉ की स्टेटमेंट याद आती है. वो कहते हैं इग्नोर द ग्रेविटी. क्या बात हुई? इग्नोर द ग्रेविटी. तो अगर ग्रेविटी इग्नोर कर दें तो वो कहेंगे कि प्रेशर एट द बेस तो जीरो हो गया. अगर ग्रेविटी को इग्नोर कर दे मतलब जी को जीरो कर दे. ये बात को समझना पड़ेगा. तो अभी फिलहाल के लिए हमने जो समझा कि जो प्रेशर है इसका नाम क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. अब आप ऐसा मत सोचना कि हाइड्रो का मतलब पानी है और ये हमेशा पानी ही डालना है. आप पीने के लिए आप पानी डालिए, तो दूध भी तो पी सकते हैं और कोई लिक्विड भी हो सकता है. केरोसिन, ग्लिसरीन, मर्क्यूरी, एनी लिक्विड कैन बी देयर. तो इट इज जस्ट जनरल वर्ड. हाइड्रो एक जनरल वर्ड है फॉर एनी लिक्विड. सो इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्टैटिक कॉलम ऑफ एनी फ्लूइड. हर एक फ्लूइड की डेंसिटी अलग होगी तो डेंसिटी इसमें आएगी और उसकी हाइट होगी, उस हाइट के हिसाब से प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. बट बढ़िया सा एक्सप्रेशन है H rho G. सिंपल माय डियर. वेरी गुड, एक्सीलेंट. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. उस वजह से ये जो फोर्स है, दोबारा से, उस वजह से ये जो फोर्स है जिसको हमने पहले थ्रस्ट फोर्स बोला था, ये बोला था ना थ्रस्ट फोर्स, इसको हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं. देखो हर फोर्स का एक ओरिजिन होता है. ग्रेविटेशन फोर्स का ओरिजिन है ना, दैट आर मासेस, इंटरैक्शन बिटवीन द मासेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ओरिजिन है दैट्स अ इंटरैक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स. न्यूक्लियर फोर्स का ओरिजिन है इंटरैक्शन बिटवीन द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. सेम तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है कि टेंशन फोर्स का ओरिजिन क्या है, तो हम बोलेंगे भाई जब आप रोप को स्ट्रेच करोगे तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है. कोई पूछता है नॉर्मल फोर्स का ओरिजिन क्या, बोलेंगे कॉन्टैक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आती है. तो फिर किसी ने पूछा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का ओरिजिन क्या है? व्हाट्स द ओरिजिन ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स? हर चैप्टर में डिफरेंट किस्म की फोर्स होती है, तो इस चैप्टर की जो फोर्स है दैट्स अ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. डू यू रिमेंबर माय प्रॉमिस टू यू कि हर चैप्टर में हम एक फोर्स बैंक को इंक्रीज करते जाते हैं. तो वो प्रॉमिस आज भी आ चुका है. नाउ वी हैव अ न्यू फोर्स इन अवर बैंक दैट्स अ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. ओरिजिन उसका क्या है? द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. How do we write that hydrostatic force? That is equal to hydrostatic pressure multiplied by the area of contact. That's how we write the hydrostatic force. That's the force exerted by the static column of the fluid. क्या बोलेंगे? Hydrostatic force. And the pressure exerted by the static column of the fluid is known as what? The hydrostatic pressure. ये liquid column का है my dear. इसके अंदर हमने अभी air pressure नहीं काउंट करा है. इसमें हमने एयर प्रेशर नहीं काउंट करा है. ये सिर्फ लिक्विड के वॉल्यूम की वजह से, लिक्विड की हाइट की वजह से जनरेट हुआ है. प्लीज डोंट मिक्स अप द आइडिया विद द एयर प्रेशर और विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दिस. तो इसलिए मैंने क्रिस्टल क्लियर रखा है आइडिया को. चलो जी आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन कर लें. क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन कह रहा है इन अ कार लिफ्ट, लिफ्ट मतलब हाइड्रोलिक लिफ्ट. भाई फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोलिक लिफ्ट आएगी. कंप्रेस्ड एयर exerts a force F1 on a small piston having a radius of 5 centimeter. डायग्राम के हिसाब से भैया ये वाला मामला है.
यहाँ पे ये छोटा सा रेडियस है, यहाँ पे ये बड़ा सा रेडियस है। यहाँ पे रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर का गिवन है, R1 लिख लेते हैं, और यहाँ पे फोर्स लगा दी होगी F1, और यहाँ से ये फोर्स का इंक्रीमेंट हो गया होगा, नहीं प्रेशर का इंक्रीमेंट हो गया होगा, और यहाँ पे एक बड़ी सी फोर्स आ गई होगी, और जिसकी वजह से कार को लिफ्ट कर लिया गया। तो यहाँ पे कार बार रख दी होगी, यहाँ पे कार रख देते हैं, और इस कार का वजन था, उस कार का वजन था 1350, मतलब उसका वेट लग रहा होगा। तो ये F2 जो है वो mg से सफिशिएंट होगी, तभी तो लिफ्ट होगा। मतलब F2 की वैल्यू उन्होंने mg के बराबर बोल दिया। अब ये तो नहीं बोला ना कि कार को एक्सेलरेट करना है, कार को लिफ्ट करना है, F2 की वैल्यू आपकी mg के बराबर होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे एरिया होगा, तो उसके लिए रेडियस है, तो यहाँ पे जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि F1 की वैल्यू बता दो कितनी है। तो हम लगाएंगे बाय द पास्कल ट्रांसमिशन लॉ। अगर तो ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, नहीं तो शुरू हो जाएंगे सीधा फॉर्मूला लगा के, है ना। सो बाय द पास्कल, फिर डायग्राम ही नहीं बनाएंगे, सब्जेक्टिव में बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में तो शुरू हो जाओ। तो बाय द पास्कल ट्रांसमिशन लॉ वी शुड हैव F1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर as equal to F2 upon pi R2 square, pi and pi cancel, so F1 should be equal to R1 square upon R2 square and into F2। अब F2 आपका mg हो गया, so R1 upon R2 का होल स्क्वायर into mg हो गया। सारा डायग्राम सभी को क्लियर हो जाता है ना। सो R1 कितना था 5 सेंटीमीटर, R2 कितना था 15 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करने की लोड नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेंटीमीटर है, तो दोनों स्वाहा हो जाएंगे। एंड स्क्वायर ऑफ दिस इनटू mg, मास देखो कितना गिवन है 1350 g। मैं तो 10 लूंगा, आप 9.8 लेना चाहते हैं ले लें, पर मतलब ऑप्शन, चलो मैं 9.8 ले लेता हूँ, क्योंकि ऑप्शन नहीं आएगी नहीं तो 9.8 ही लेना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन फिट नहीं होगी, शायद कह रहा हूँ मैं। तो ये आपका 5 और ये 3 15 हो गया, तो ये 1/9 आ गया। सो 1/9 इंटू 1350 इंटू 9.8। अब इसको कैंसिल आउट करें, हो ही रहा होगा कैंसिल, है ना इसको। सो ये 91945 150 हो गया। सो 150 इंटू 9.8 हो गया, है ना। सो 150 1.47 हो जाएगा मेरे ख्याल से ये, है ना, क्योंकि नहीं तो 150 के 150 1500 हो जाता, तो 1470 हो गया। कितना हो गया? दिस वैल्यू बिकम्स एज 1470 1470 न्यूटन, which can be written as 1.47 into 10 power 3 Newton is supposed to be the value of this particular force. So easily done। एक क्वेश्चन तो मेरा कराना बनता ही था, so मैंने पूरा सॉल्व करके आपको आंसर दे दिया, and answer is supposed to be the B part 1.47 into 10 power 3 Newton। We understood the article, we applied the article, we got the numerical value also। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शन एरिया। और जो F2 है वो लार्जर फोर्स है, किस काम आती है? हेवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के। यहाँ पे गाड़ी थी, तो जितनी F2 क्रिएट हुई वो मिनिमम mg के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ लिफ्ट करने को बोला है, एक्सेलरेट करने को नहीं बोला है। गाड़ी चलानी नहीं है, सिर्फ उसको लिफ्ट करना है, राइट। सो F2 की वैल्यू mg के बराबर होगी। R1 R2 आपको गिवन था, तो F1 की वैल्यू बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो जाती है। सो 1470 न्यूटन ऑफ फोर्स क्रिएट करके आपने 13,500 न्यूटन की फोर्स क्रिएट करी, है ना, क्योंकि यहाँ पे mg कितना था 13,500 के आसपास, और यहाँ पे आपने फोर्स कितनी लगाई 1470। सो स्मॉलर एफर्ट ब्रिंग्स इन अ लार्जर आउटपुट। आगे बढ़ते हैं, एंड आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस प्लीज। सो दिस इज फॉर यू टू सॉल्व, इट्स अ मच इजियर क्वेश्चन देन दैट। एक आधा क्वेश्चन तो बनते ही है ना डेली सॉल्व करने का। सो प्लीज सॉल्व दिस एंड गिव मी द रिजल्ट quickly। please solve it and give me the result। वो पिछले वाले क्वेश्चन के भी आ गए थे, रिजल्ट आरुषि और अमित के। सो ठीक आ गए थे, बी पार्ट। सो दिस इज अ क्वेश्चन वेयर वी हैव 2 syringes of different cross section filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water। okay, so diameters of the smaller piston and the larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter। Arushi, your answer is correct। diameters of the smaller piston and larger piston, एक smaller piston है एक larger piston है, एक larger बना लेते हैं और एक smaller बना लेते हैं। so this is the smaller one and this is the larger one, like this they are connected to each other like this। so ज़्यादा सही डायग्राम ऐसे बनेगा कि ये इस तरीके से कनेक्ट हो गए। ओके, सो रेडियस हमें गिवन है कि इसका रेडियस जो है दैट इज 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस जो है दैट इज 3 सेंटीमीटर। फोर्स और 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्मॉलर वन। इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई कर दी, दैट इज सपोज टू बी इक्वल टू 10 न्यूटन। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन कितनी आएगी, इसके ऊपर फोर्स कितनी आएगी? अगर F1 है तो ये F2 कितनी होगी, ये पूछा है।
सो हेमांक आंसर सही है, शिवम आंसर सही है, निश्चित आंसर सही है, मनरूप आंसर सही है, अमित आंसर सही है, कुणाल आंसर सही है, आरुषि आंसर सही है, अरुस्तद आंसर सही है। क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बीच में तो लिक्विड फिल है और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट हो गया, तो प्रेशर इंक्रीमेंट यहाँ पे सेम आना चाहिए। तो लेफ्ट साइड से देखेंगे तो F2 अपॉन A2 आना चाहिए, राइट साइड से देखेंगे तो F1 अपॉन A1 आना चाहिए। इसी लॉजिक पे सिरिंज भी काम करती है ना मेरे ख्याल से, सिरिंजेस भी ऐसे ही होती है ना, ऐसे पतली सी नीडल होगी और यहाँ पे पिस्टन होता है, फिर हम इसके अंदर लिक्विड फिल करते हैं और फिर यहाँ से प्रेस करते हैं, मतलब डॉक्टर्स करते हैं, नर्सेस करती हैं, हम तो नहीं करते। ये सेम आइडिया होता है। क्वेश्चन डन है यहाँ से, तो F2 आपका हो जाएगा A2 अपॉन A1 इंटू F1, पाई R2 स्क्वायर एंड अपॉन पाई R1 स्क्वायर एंड इंटू F1, मैंने बड़ा लंबा कर दिया, R2 अपॉन R1 3 अपॉन 1, 3 अपॉन 1 का स्क्वायर हो जाएगा, and into the force F1 जो कि 10 given है, so therefore the F2 value comes out to be 90 newtons as given by you also, Archita and Indrakiran also. So F2 becomes 90 newtons. ओके जी, समझ में आ गया आर्टिकल आपको रिस्पॉन्स की वजह से। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम रिविजिटेड, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर लिया है। सो द फोर्स एट द बेस दैट वाज बेसिकली इक्वल टू as mg, and the pressure at the base was equal to as h rho g, correct? It depends upon the height of the column, right? यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे हाइट कम है, तो ये h1 है और ये h2 है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर देखें और यहाँ पे प्रेशर देखें, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा PA, इसको B लिख लेते हैं। सो प्रेशर एट A दैट इज इक्वल टू h1 इंटू रो इंटू जी, एज्यूम करते हैं कि लिक्विड सेम है, और अगर यहाँ पे चेक करते हैं प्रेशर एट B that is equal to H2 into rho into G, ग्रेविटी सेम है, डेंसिटी सेम है, सिर्फ हाइट का फर्क है, सिर्फ हाइट का फर्क है। क्या मतलब हुआ, क्या समझाया भाई, कि भाई जो बेस एरिया है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोबारा से बेस एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द हाइड्रोस्टैटिक कॉलम, है ना। जितना कॉलम हाइट ज्यादा है उतना प्रेशर ज्यादा है, जितनी कॉलम हाइट कम है तो प्रेशर कम आएगा, एरिया ऑफ द बेस से इंडिपेंडेंट हो गया है, करेक्ट है। ये बात इस डायग्राम के कंपैरिजन से समझ में आ रही है। सो दिस प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द स्टैटिक कॉलम हाइट, ठीक है ना। अब भाई जब एक लिक्विड डिसाइड हो गया, लिक्विड पहले डिसाइड कर लो आप कि आपने पानी लिया, ग्लिसरीन लिया, ऑयल लिया, मर्क्यूरी ली, यही 4 किस्म के लिक्विड सबसे ज्यादा आते हैं आपके, सबकी डेंसिटीज में बता चुका हूं। पानी की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑयल की 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्लिसरीन की 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड मर्क्यूरी द डेंसेस्ट ऑफ ऑल 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इन सारी वैल्यूज को एमकेएस में लिखना चाहते हैं तो सबको इंटू 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी एमकेएस में वैल्यू आ जाएगी। मतलब पानी की डेंसिटी कितनी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये जितनी भी डेंसिटीज मैंने बोली, मतलब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये पानी की हो गई, ऐसा डेंसिटी ऑफ द वाटर। ऑयल की बताई मैंने तो 0.8, तो मल्टीप्लाई करके 800 हो जाएगी, 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम ग्लिसरीन की बता रहे हैं तो 1.3 बोल रहे थे तो 1300 हो गई, 1300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और मरकुरी का तो लाजवाब है, दैट इज 13.6, सो 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गई। यहां पे कोई मुझे कहता है सर एयर की डेंसिटी बताओ, तो मैंने वो भी बताई, दैट इज 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या बोला मैंने, अपनी नॉर्मल जिसमें हम सांस लेते हैं उसकी जो डेंसिटी होती है कितनी होती है, 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। क्या समझ में आ रही है कि जो एयर की डेंसिटी है ये पानी वामनी के मामले से बहुत ही कम है भाई, बहुत ही कम है। तो फ्लूइड को एज अ सिंगल टर्म यूज करना शायद सही नहीं है, समझ आ रही है, क्योंकि डेंसिटी एक बेसिक कैरेक्टर है। हमने तीन ही बातें बोली ना, इलास्टिसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी। अब प्रेशर में भी तो डेंसिटी का रोल आ रहा है ना भाई, आ रहा है ना रोल। मैंने तो बोला ही था ना, इलास्टिसिटी, प्रेशर और डेंसिटी कहीं ना कहीं बातें एक ही हैं, कोइजिविटी से आती हैं। तो भाई देखो प्रेशर का डेंसिटी के साथ में रिलेशन बने रहा है। अब अगर डेंसिटी इतनी कम है तो हाइट ऑफ कॉलम क्या कर लेगा भाई, अगर 1000 गुना डेंसिटी कम हो गई तो आपको 1000 गुना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। हाँ नेचर में पॉसिबल है, वी आर लिविंग इन अ ह्यूज कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर एयर,
वी आर लिविंग इनसाइड दैट। तो नेचर में तो पॉसिबल है, पर आपके लिए तो पॉसिबल नहीं है ना करना है इसको। तो फ्लूइड को इसलिए बांटा जाता है दो शब्दों में, लिक्विड्स एंड गैसेस। गैसेस का बिहेवियर डिफरेंट है क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, लिक्विड का बिहेवियर फर्क है। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल, ये जो प्रेशर हम देख रहे हैं, दिस इज बिकॉज बेसिकली ऑफ द लिक्विड कॉलम। बोलते बुक्स भी फ्लूइड कॉलम हो सकती हैं, पर मैंने यहाँ पे मेंशन आउट करा है दिस इज फॉर द लिक्विड कॉलम। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नाम भी पता चल चुका है हमें, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब मुद्दा आ गया है ग्रेविटी इफेक्ट के ऊपर। यहाँ से बातें बहुत इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो जाती हैं। और ग्रेविटी इफेक्ट आ गया भैया, ग्रेविटी आ गया, ग्रेविटी आ गई, बहुत बढ़िया। तो हमने ग्रेविटी देखनी है भाई। अभी क्या है, अब आपको लगेगा फर्स्ट इंप्रेशन से आपको लगेगा कि ये लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये आपको फर्स्ट इंप्रेशन से लगेगा। तो मैंने क्या बोला कि आपको इंप्रेशन लगेगा, पर ये ऐसा है नहीं। देयर इज नो ऑब्जेक्ट इनसाइड दिस लिक्विड। हम आर्किमिडीज नहीं पढ़ रहे हैं, यहां पे ये फ्लूइड एलिमेंट ही है, जैसे ना फ्लूइड एलिमेंट मतलब फ्लूइड का ही हिस्सा है। हमने अपने आप शेप एज्यूम कर लिया, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, जितना आपका मन करे वैसे एज्यूम कर लो, क्यूब एज्यूम कर लो, सिलेंडर एज्यूम कर लो, स्फीयर एज्यूम कर लो, जो दिल करता है करो। मैंने सिलेंडर यूज कर लिया लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। अब मुझे अंडरस्टैंड करना है यहां पे ग्रेविटी का रोल है क्या, तो समझते हैं। तो देखो इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उस पर लेफ्ट साइड वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो फोर्स लगाएंगे। इस सिलेंडर में एक वॉल्यूम है लिक्विड का, ठीक है ना, लिक्विड का वॉल्यूम है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका फ्लूइड एलिमेंट मतलब लिक्विड एलिमेंट है। इसके ऊपर राइट साइड वाले भी फोर्स लगाएंगे, कोहेसिविटी तो होती है ना, फोर्सेस बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो ये लेफ्ट से भी मॉलिक्यूल्स ने फोर्स लगाई, राइट से भी लगाई, और ये स्पेसिंग सेम है ना, राइट साइड लेफ्ट साइड, मतलब सब तरफ है ना एक्चुअली। तो रेडियल है, आपको दिख लेफ्ट और राइट रहा है अभी, पर है तो ये पूरा रेडियल, सब तरफ से फोर्स लग रही होगी, और ये आपस में वेक्टोरियली कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो कर्व सरफेस के ऊपर नेट फोर्स गायब हो जाएगी, राइट। तो इस डायग्राम में द नेट फोर्स ऑन द कर्व पार्ट बिकम्स इक्वल टू 0। नेट फोर्स बोल रहा हूं, हर एक छोटे पार्ट पे तो लग रही होगी, पर नेट मतलब अगर हम सब तरफ से कैंसिल आउट करके देखें तो वो 0 आ रही है, राइट। तो हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे अपने इक्विलिब्रियम में। तो इस वजह से ये जो लिक्विड एलिमेंट है ना लेफ्ट को जाएगा ना राइट को जाएगा, ना लेफ्ट को जाएगा ना राइट को जाएगा, वहीं रहेगा हॉरिजॉन्टली। अब वर्टिकली देखते हैं, तो वर्टिकली भी तो रुका ही हुआ है क्योंकि आइडिया तो रेस्ट पर है। तो अब देखते हैं कि वो किस प्रकार रेस्ट पर है। तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे और नीचे वाले भी फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना, वेरी गुड, एक्सेलेंट। पर ऊपर जो प्रेशर है उसको P1 लिख लेता है और नीचे जो प्रेशर है उसको P2 लिख लेते हैं। तो फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी। अरे कौन सी, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस क्रिएट हो गई, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का ओरिजिन क्या है, प्रेशर। कितना लिखते हैं, प्रेशर इनटू एरिया। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उस एलिमेंट का, वहां पे जितना प्रेशर है P1 एज्यूम कर लेते हैं, और जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है वहां पे प्रेशर को P2 एज्यूम कर लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो क्या P1 है P2A के बराबर होगा, क्या P1 है P2A के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वेट भी तो लगेगा लिक्विड का, और वो जो वेट ऑफ द लिक्विड है वो कहां लग रहा है भाई, जहां लगता है नीचे को लगता है। अब ये लिक्विड एलिमेंट इक्विलिब्रियम में है। अच्छा भाई कैसे होगा, जब डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स के बराबर हो जाए। अब डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, दैट इज P1A प्लस mg, और इस पे अपवर्ड फोर्स कितनी है, दैट इज इक्वल टू P2 इंटू A। सिंपल सा डायग्राम था। यहां से फोर्स लग रही है वो क्या है, F1, नीचे से फोर्स लग रही है क्या है, F2, और वेट ऑफ द लिक्विड नीचे लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही है। सो दैट इज बेसिकली F1 प्लस mg एज इक्वल टू F2 जो ऊपर लग रही है। और F1 और F2 है क्या भैया, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, उनका ओरिजिन क्या होता है, प्रेशर। तो F1 कैसे लिखोगे, P1 इंटू एरिया, और F2 कैसे, P2 इंटू एरिया, क्योंकि आपने सिलेंडर यूज करा था। तो ये वाला एरिया जो है ऊपर वाला और जो नीचे वाला वो एरिया सेम थे, स्मार्टली सिलेक्ट करा ना। क्यूब यूज कर लो तो भी सेम आएगा, तो भी सेम आएगी कहानी। यहाँ पे आपकी F1 हो जाएगी, यहाँ पे F2 हो जाएगी, सेम आएगा। यहाँ पे P1 इंटू ए हो जाएगा, ये P2 इंटू ए हो जाएगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट जी। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू mg। सही है, क्या बात है। F2 माइनस F1 को लिख सकते हो FH इज इक्वल टू mg। ये क्या बात हुई, इस FH को बोलते हैं नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स।
नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहां लग रही है भाई? ऊपर लग रही है, mg नीचे लग रही थी, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रही है, तो उस लिक्विड एलिमेंट को रेस्ट पे रख रही है। तो ये आपस की फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स की, ये आपस की मॉलिक्यूल की फोर्सेस है, फोर्स मॉलिक्यूल्स ने मॉलिक्यूल पे लगाई है, या आपस की फोर्स लग रही है जो कि उस मॉलिक्यूल के वेट को बैलेंस कर रही है, और वो मॉलिक्यूल जो है वो रेस्ट पे रह पा रहा है, बिकॉज द लिक्विड कॉलम इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। सो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस का ऑरिजिन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर का ऑरिजिन, अरे वो अंदर कोहेसिविटी, डेंसिटी। चलो फिर क्या करें, फिर ये हो गया, यहां से इस एक्सप्रेशन को देखें आगे। So that becomes P2 minus P1 into A as equal to mg. सीधा भी लिख सकते थे यहां से, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है? F2 minus F1। F2 को कैसे लिखेंगे? P2 है। F1 को कैसे लिखेंगे? P1 है। So pressure difference into area is a hydrostatic force। वाह, बात हो गई, प्रेशर डिफरेंस, मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भाई प्रेशर सेम नहीं है, ये P1 है और ये P2 है, और ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऊपर का फोर्स लग गई और वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, और वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वो वेट को बैलेंस करेगी, तो ये लिक्विड एलिमेंट स्टैटिक रह गया। ये बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। अच्छा, कितना लिक्विड एलिमेंट है, उसका वजन कितना है भाई? तो मास लिखते हैं सर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। और वॉल्यूम कैसे आएगा भाई? देखो एरिया सर ए है और ये हाइट एच है, तो वॉल्यूम हो गया सर ए इंटू एच, और इंटू डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, ये सब कुछ लिक्विड की कहानी चल रही है। सो ए एच इंटू रो इंटू जी। वेरी गुड, ए कैंसिल हो गया। अरे ये तो पहले भी हुआ था जब हमने बेस पे प्रेशर निकाल के देखा था, तो भी एरिया के इंडिपेंडेंट आ गया था। सही आ रहा है फिर से। सो इट इज बिकमिंग P2 माइनस P1 एज इक्वल टू एच रो जी। ये आ गया भाई, प्रेशर सेम नहीं आ रहा है दोनों पॉइंट पे, पास्कल लॉ गलत होता जा रहा है। पास्कल लॉ की स्टेटमेंट आ रही थी पहले कि एवरी पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड द प्रेशर मस्ट बी सेम, तो ये तो गलत हो गया भाई। फ्लूइड तो अभी भी इनकम्प्रेसिबल है, the fluid is still incompressible and the fluid is still in a state of rest, but then the pressure at a different point is coming different। ये क्या बात हुई? Then we read the statement of the Pascal law very clearly and it mentioned ignoring the gravity effects। It said ignoring the gravity effects। so अगर आप इस एक्सप्रेशन में g को जीरो कर लेते हैं, तो अगर आप g को जीरो कर लेंगे तो आपका P2 P1 के बराबर आ जाएगा। आप ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां पे g जीरो हो जाता है, तो वहां पे प्रेशर हर एक पॉइंट पे सेम आ जाएगा। तो मतलब सुनिएगा ध्यान से, आप इस पर्टिकुलर कंटेनर को एक लिफ्ट में रख दें और इस लिफ्ट को फ्री फॉल करा दें, दोबारा से आप इस कंटेनर को लिफ्ट में रख दें, लिफ्ट को फ्री फॉल करा दें, तो भैया क्या होगा? जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा सूडो की वजह से, तो हर जगह पे प्रेशर सेम आएगा, पास्कल लॉ बिल्कुल सही हो जाएगा इन दैट एक्सेलरेटेड फ्रेम, फिर हर पॉइंट पे प्रेशर सेम आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और जी आती है, जो कि आएगी भाई, अगर आप धरती पे उसको रखेंगे, सैटेलाइट में तो आप जो घूमने रहे हैं, तब धरती पे उसको रखेंगे, टेबल पे रखेंगे, तो फिर क्या होगा? जी आएगी, तो पास्कल लॉ मॉडिफाई हो जाएगा। तो अगर ग्रेविटी इफेक्ट नहीं है, मतलब ग्रेविटी गायब कर दी है, तो पास्कल की स्टेटमेंट जिंदाबाद। इग्नोरिंग द ग्रेविटी इफेक्ट्स in an incompressible fluid in a state of rest, the pressure at every point in the fluid will be same। बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर ग्रेविटी आ जाए तो फिर क्या करें? तो फिर पास्कल कहते हैं एक और दिमाग लगा लो, एक और दिमाग लगा लो। कहते वो क्या लगाएं भाई? कहते हैं भाई जी को जीरो मत करो। हमने कहा ये क्या बात हुई? कहते जी को जीरो मत करो, एच को जीरो कर दो तो चलेगा ना, दौड़ेगा। अगर इसी एक्सप्रेशन में एच को जीरो कर दे तो फिर से P2 इक्वल टू P1 हो जाएगा, फिर से प्रेशर सेम हो जाएगा। पर एक कंडीशन बन जाएगी भाई। क्या कंडीशन बन जाएगी? कंडीशन ये बन जाएगी कि अगर हम एच जीरो कर देंगे तो ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, मॉलिक्यूल नंबर 1 एंड मॉलिक्यूल नंबर 2, दे विल कम इन द सेम प्लेन, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका मतलब यहां पे ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही प्लेन पे आ जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा भाई। अब इन दोनों मॉलिक्यूल का प्रेशर सेम हो जाएगा। तो पास्कल लॉ मॉडिफाई करके लिख सकते होगे भाई कि द प्रेशर इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम। अब इसमें आपको ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं करना है, द प्रेशर इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी सेम। और अगर आप नीचे चलते हो, नीचे जाते हो, तो फिर प्रेशर इंक्रीमेंट होगा। कैसे? बिकॉज P2 इज P1 प्लस एच रो जी, इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो 1 ऊपर वाला पॉइंट था, 2 नीचे वाला पॉइंट था, इसका मतलब नीचे जब जा रहे हैं तो प्रेशर का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आप सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं तो प्रेशर नहीं चेंज हो रहा है।
लेकिन अगर आप नीचे मूव कर रहे हैं, यू आर मूविंग विद इन द फ्लूइड downwards, then the pressure is incrementing. Remember the numerical which we did 2 lectures back. The pressure at the surface was 1 atmosphere and the pressure at the base of the lake was 80 atmosphere. So that actually forced us to believe the idea कि जैसे जैसे हम डेप्थ्स में जाते हैं लिक्विड के, तो प्रेशर का इंक्रीमेंट होता है. कितने अमाउंट से हमने उसको डिराइव कर लिया है, दैट इज बाय द अमाउंट h rho g. That is by the amount h rho g. और horizontal plane पे pressure same रहेगा, right? And as we move down, the pressure is going to increment. तो अगर मैं यहाँ पे points ले लेता हूँ, that is a 0.3 and a 0.4, और ये height h है, तो I can clearly comment pressure at 1, 2 के बराबर होगा, pressure at 3, 4 के बराबर होगा, क्योंकि 1 और 2 same level पर है, 3 और 4 same level पर है, लेकिन pressure at 3 which is equal to pressure at 4 is equal to pressure at 1 plus h rho g. ठीक है ना, नीचे जाके प्रेशर इंक्रीमेंट हो गया है. सो वी हैव द हायर प्रेशर एट द 0.3 greater than a 0.1. Similarly, you can also say the pressure at the 4 is greater than the pressure at the 2, or the pressure at the 4 is greater than the pressure at the 1. Anything, we can say that. So moving down, the pressure is incrementing in the same horizontal level, the pressure remains the same. Easy thing. आगे बढ़ते हैं. So this is known as a gravity effect. So pressure increases as we move down. Move down matlab in the direction of gravity. Repeating again, the pressure increases in the direction of the gravity. Okay ji, fine ji. So we have a paradox. It's a very interesting thing, very interesting feature. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे मिला, मैंने उसको ना स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ पे लिख दिया. कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब हमें लग कुछ रहा है, हो कुछ रहा है, ऐसा. अब लग कुछ रहा है, हो कुछ रहा है, मतलब हमने क्या करा, देखो 3 कंटेनर लिए, कंटेनर नंबर 1, कंटेनर नंबर 2, कंटेनर नंबर 3, 3 कंटेनर लिया आपने, और तीनों में लिक्विड डाल दिया आपने, लिक्विड डाल दिया. अब तीनों में लिक्विड डाल दिया और हमसे पूछा गया कि भाई जो बेस पे जो प्रेशर आएगा वो किस पे ज्यादा आएगा. तो ऐसा हुआ कि हमें ऐसा लगा कि भाई देखो, पहले वाले में वेट ऑफ द लिक्विड ज्यादा है, दूसरे वाले में सबसे कम आ रहा है, और तीसरे वाले में मीडियोकर है. राइट साइड वाले डायग्राम्स को भी देख के समझ में आ रहा है ना. तो राइट साइड वाले डायग्राम से पहले वाले में सबसे ज्यादा लिक्विड है, दूसरे वाले में कम है, तीसरे वाले में सबसे कम है. तो वेट ऑफ द लिक्विड डिफरेंट हो गया, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिफरेंट हो गया. तो हमें ऐसा लग रहा है बेस एरिया भी सेम है, देखो बेस एरिया भी सेम रखा हुआ है. तो फिर हमें लग रहा है कि बेस एरिया भी सेम है और लेफ्ट साइड वाले में वेट ज्यादा है, तो भाई प्रेशर ज्यादा आएगा वहां पे. बोलो ना, mg अपॉन एरिया. हाँ कि ना, mg अपॉन एरिया. तो mg तो यहाँ पे ज्यादा आ रहा है वेट, W1, इसमें W2 कम है, W3 बीच का है, तो भाई प्रेशर डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा हमें लग रहा है. तो अगर हमें ऐसा लग रहा है तो हमें गलत लग रहा है, और इसी आइडिया को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. हमें गलत लग रहा है क्योंकि हम इग्नोर कर रहे हैं किसी बात को, हमारा दिमाग संतुलित नहीं है, हम सोच नहीं पा रहे जो कि हमें पास्कल ने समझाया. So the hydrostatic paradox arises from our failure to accept. मतलब हमारे दिमाग में नहीं समझ में आ रही पहली लुक में, एट द फर्स्ट साइड हमें देख के बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हम कंक्लूजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो पास्कल ने बताया. क्या बताया? उन्होंने बताया मेरे दोस्त, उन्होंने बताया मेरे दोस्त कि जो प्रेशर है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टैटिक कॉलम हाइट. इनफैक्ट द प्रेशर था जो हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड फोर्स का, दैट वाज सिंपली h rho g. इसका मतलब डेंसिटी सेम, g सेम. तो वेट ऑफ द लिक्विड पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वेट ऑफ द लिक्विड पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है. तो तीनों में प्रेशर एट अ बेस सेम आएगा. तो यहां पे अगर P1 देखेंगे, P2 देखेंगे, P3 देखेंगे, तो P1 की वैल्यू P2 के बराबर और P3 के बराबर आएगी. समझ में आ रही है? एंड दिस स्टेटमेंट इज सपोज्ड टू बी नोन एज अ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. मतलब आप डिफरेंट शेप के कंटेनर ले लें, लेकिन सबका बॉटम एरिया, सरफेस बॉटम एरिया सेम आना चाहिए. सेम लिक्विड उसके अंदर फिल करें, सेम हाइट पे. हाइट कितना है? सेम. लिक्विड नेचर सेम, तीनों की डेंसिटी सेम, बेस एरिया सेम, लेकिन वेट डिफरेंट है. सो वेट ऑफ द कंटेंट्स आर डिफरेंट, लेकिन फिर भी प्रेशर सेम आएगा नीचे. रीजन इज द हाइट. इज द रीजन हाइट एक्चुअली? Is the reason height actually?
सो देखते हैं क्या रीजन है कि प्रेशर कैसे सेम आ रहा है. दिस आइडिया प्रॉस्पर्स टू आवरसेल्फ फॉर द आर्टिकल ऑफ द साइड वॉल प्रेशर. क्या? साइड वॉल प्रेशर. मजेदार. कैसे? देखो, इसमें जो लिक्विड के ऊपर जो फोर्सेस आएंगी वो देखो. तो एक तो ये जो लिक्विड एलिमेंट है, बताओ पहले ऐसे, ये लिक्विड एलिमेंट बनाओ. इसके ऊपर एक तो बेस से फोर्स आएगी, ये वाली है ना, एक ही ऊपर से फोर्स आएगी, और बाकी फोर्स ऐसे आ रही है, लाइक दिस, इन दिस मैनर. देखो ऐसे, समझ आ रही है? ये देखो. अब ये जो फोर्सेस हैं जो कि साइड वॉल से लग रही हैं, ये तो इंक्लाइन पे लग रही है, एंगल पे लग रही है. आप इनको करो रिजॉल्व. तो करते हैं रिजॉल्व. देखो, दो पकड़ लेते हैं ऐसे, इनको रिजॉल्व करते हैं. तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर बनेगा और एक इधर बनेगा. इस वाली फोर्स का एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक ऊपर बनेगा. तो ये वाली तो कैंसिल हो जाएंगी और ये वाली एड अप हो जाएंगी. इसकी वजह से एक नेट अपवर्ड फोर्स क्रिएट हो जाएगी, और ये जो नेट अपवर्ड फोर्स है ये ऊपर को लग जाएगी, और इसको बोलेंगे फोर्स फ्रॉम द साइड वॉल्स. ये क्या है? फोर्स फ्रॉम द साइड वॉल्स. अब जब आपका कंटेनर ऐसे था, तो फिर साइड वॉल की फोर्सेस आपस में कैंसिल हो रही थी. सो द नेट फोर्स ऑन द साइड वॉल्स वाज इक्वल टू 0. तो सिर्फ फोर्सेस कौन सी देख रहे थे आप? वर्टिकल वाली. तो उसमें एक पर्टिकुलर वेट ऑफ द लिक्विड था, जिसको वो जो नीचे से जो फोर्स आ रही थी वो बैलेंस कर रही थी. लेकिन अब एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गई है, साइड वॉल फोर्स. जो एक्चुअल हाइट डिफरेंस से फोर्स लग रही है वो तो लगी रही है, पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग गई ना साइड वॉल से, मतलब एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी आ गई. इसमें सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है जो mg को बैलेंस कर रही थी इस वाले केस में. पर अब इस वाले केस में देयर इज अ साइड वॉल फोर्स प्लस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच इज गोइंग टू बैलेंस द वेट. तो बैलेंस द वेट, ज्यादा वेट बैलेंस होगा ना. इसका मतलब अब ये मोर देन mg को बैलेंस करेगा. तो एक्स्ट्रा लिक्विड फिल इन हो सकता है, और इस वजह से इस कंटेनर में एक्स्ट्रा लिक्विड आ सकता है ऑफ द सेम हाइट. क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम ही रखनी है, क्योंकि वो तो हाइट पे डिपेंडेंट है, तो वो तो बदल नहीं सकते आप. तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम आ गई, हाइट पे डिपेंडेंट ही, पर एक्स्ट्रा फोर्स जो आई जो साइड वॉल से, उसने एक्स्ट्रा वेट को सपोर्ट कर लिया. और आपको बाहर से देख के क्या लगा कि भाई हाँ यार देखो, हाइट सेम थी इसलिए प्रेशर सेम था. तो प्रेशर इस वजह से सेम नहीं आया कि खाली हाइट सेम है. प्रेशर इस वजह से सेम आया क्योंकि कंटेनर का शेप बदलने से साइड वॉल्स की वजह से फोर्सेस आ. और अगर आपने कंटेनर को ऐसे रख लिया, माय डियर, इस तरीके का कंटेनर बना लिया, तो ये साइड वॉल की फोर्सेस ना रिजल्ट नीचे आ जाएगी. तो साइड वॉल की फोर्स नीचे आ जाएगी, हाइड्रोस्टैटिक ऊपर लग रही थी. अब इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर माइनस करके आएगी, तो डेफिनेटली अब ये जो है वो लेस देन mg आ जाएगी. इसका मतलब अब ये कम वेट को सपोर्ट करेगा, है ना. तो ये वाला जो कंटेनर है जो राइट साइड पे ये शेप का है, तो ये कम लिक्विड सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि साइड वॉल की फोर्स अब सपोर्ट नहीं कर रही है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को. तो अगर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को, जो कि हाइट पे बेस्ड होती है, उसको साइड वॉल फोर्स ने सपोर्ट करा, तो ज्यादा लिक्विड वेट एडजस्ट हो गया. और अगर साइड वॉल वाली फोर्स ने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को अपोज कर लिया, तो कम वेट ऑफ द लिक्विड एडजस्ट हो पाया. राइट. तब बाहर से साइड वॉल वाली फोर्स तो आप इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, और इस वजह से ये पैराडॉक्स की तरह लग रहा था. मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई अलग होना चाहिए, लेकिन सेम आ रहा था. सेम इसलिए आ रहा था, वो रीजन आपको एक्सप्लेन्ड है. Right, so this statement is known as a hydrostatic paradox, one of the very beautiful features of the Pascal law. कितनी बढ़िया चीजें पढ़ी हैं हमने regarding the Pascal law. Hydrostatic paradox is not lesser. It is the same base, same liquid to the same height, but a different shape of the container. Still, the pressure at the bottom will be the same. Same height, same liquid, and the same height, the same liquid, and the same bottom surface area. कंटेनर का शेप डिफरेंट है, फिर भी जो प्रेशर है वो बेस पे सेम आएगा. दैट्स नोन एज अ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. नाउ वी बिलीव इट. एंड नाउ आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग अप, एंड दैट इज नोन एज अ बैरोमीटर. नाउ व्हाट इज अ बैरोमीटर, माय फ्रेंड्स? बैरोमीटर इज एन इक्विपमेंट, इट्स अ डिवाइस. एंड व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस? इट इज यूज्ड फॉर measuring atmospheric pressure. Which kind of the pressure? That is a atmospheric pressure. ये फ्लूइड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर को नापने के काम नहीं आता है.
इट इज यूज्ड ओनली फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस तरीके से? बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते हैं, एक इन्वर्टेड ट्यूब लेते हैं, इन्वर्टेड मतलब ऐसी ट्यूब है आपके पास में, और इसको आप क्या करोगे, इन्वर्ट कर लोगे इस तरीके से, यू इन्वर्टेड इट लाइक दिस, सो दैट्स एन इन्वर्टेड ट्यूब। और इस इन्वर्टेड ट्यूब को आपने क्या करना है, मरकुरी के डिश में डाल देना है, मतलब दिस इज अ डिश ऑफ मरकुरी, राइट, मतलब एक बोल है उसके अंदर मरकुरी है, तो दैट इज अ डिश ऑफ द मरकुरी। और फिर हमने क्या करना है, इसको डिप करना है उसके अंदर, और डिप करने से क्या होगा, लिक्विड ऊपर मूव करेगा। अब ये हार्ड टू बिलीव है कि भाई लिक्विड ऊपर मूव क्यों करेगा, तो व्हाई डज अ लिक्विड मूव, सो व्हाई डज लिक्विड मूव या फ्लूइड मूव, तो रीजन इज सपोज टू बी द प्रेशर डिफरेंस। क्या रीजन है, द प्रेशर डिफरेंस। इफ देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस और स्टैटिक प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, उनके बीच में लिक्विड मूव करेगा। तो ठीक है जी, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करो। क्रिएट कितना करेगी, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, ये जो मरकुरी की डिश आपने ली हुई है ना, यहाँ पे आपने ये ट्यूब ऐसे प्लेस कर दी, और आपने यहां से इवैक्यूएशन पंप लगा दिया। इवैक्यूएशन पंप लगाने का मतलब क्या हो गया, आपने वहां पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया, दैट्स अ क्रिएशन ऑफ द वैक्यूम ओवर देयर। ये क्या बात होगी भाई, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम का मतलब कोई पार्टिकल नहीं है, दोबारा से, वैक्यूम का मतलब कोई भी पार्टिकल नहीं है। तो उस जगह पे कोई भी पार्टिकल नहीं है, जब पार्टिकल ही नहीं है तो कोहेसिविटी कैसे आएगी, जब पार्टिकल्स ही नहीं है तो कोहेसिविटी कैसे आएगी, और अगर कोहेसिविटी नहीं आएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही नहीं आएगा, तो प्रेशर कहां से आएगा, क्योंकि प्रेशर ग्रेविटी से नहीं आता है। प्रेशर की जो रीजनिंग है वो क्या है, कोहेसिविटी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, और पार्टिकल्स ही आपने गायब कर दिए, तो कोहेसिव फोर्स ही नहीं आएगी, प्रेशर ही नहीं होगा। इट डेवलप्स द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड दैट द प्रेशर ऑफ द वैक्यूम इज इक्वल टू 0। तो वैक्यूम का प्रेशर कितना है, 0 है जी। तो आपने इवैक्यूएशन पंप लगा के वहां पे प्रेशर को 0 कर दिया है। और यहां पे ये क्या है भाई, अरे सर ये तो सरफेस ऑफ द मरकुरी है, ये क्या है, सरफेस लेवल है, बहुत बढ़िया। सरफेस लेवल पे एक्सपोजर है किसका, सर एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर क्या लगाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर कितना है, पी नॉट है, क्योंकि ये एयर मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट में है, तो एयर मॉलिक्यूल इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, कितना वाला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको क्या लिखा हमने, पी नॉट लिखा। पी नॉट की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, हमें जानना है, उसलिए बैरोमीटर है। लेकिन पास्कल लॉ लगेगा, देखो इस पॉइंट का प्रेशर इसके बराबर होना चाहिए, क्यों, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। पास्कल ने अभी बताया था कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर भी पी नॉट है। ये तो गड़बड़ है, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट का तो प्रेशर 0 है, और जो मरकुरी के साथ कांटेक्ट में है वहां पे प्रेशर पी नॉट है। अरे तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, आपने क्रिएट करा, ऊपर वैक्यूम क्रिएट करा, और नीचे प्रेशर कितना है, पी नॉट, तो प्रेशर डिफरेंस आ गया, तो लिक्विड किधर मूव करेगा, हाई टू लो प्रेशर, हाई टू लो प्रेशर। तो नीचे प्रेशर ज्यादा है और ऊपर प्रेशर 0 है, तो लिक्विड विल कीप ऑन राइजिंग, कीप ऑन राइजिंग, कब तक, जब तक ये प्रेशर डिफरेंस 0 हो जाए। तो लिक्विड राइज करा 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 करा, लिक्विड राइज करा 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 करा, यहां राइज कर गया। अच्छा जी, तो यहां पे प्रेशर कितना था, 0, ये हाइट कितनी आ गई, h। क्या पास्कल लॉ लग रहा है, जब लिक्विड मूव कर रहा था तब तक पास्कल लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि पास्कल लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अब वेट करिए कि लिक्विड राइज करे। अब लिक्विड राइज कर गया, स्टेबल हो गया, अब आपने रीडिंग रिकॉर्ड कर ली, एच को बोलते हैं गेज रीडिंग। क्या बोलते हैं, गेज रीडिंग, मतलब जो भी आपको विजिबल रीडिंग आती है उसको हम क्या बोलते हैं, गेज रीडिंग। और उससे जो प्रेशर डेवलप होता है उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। एच हाइट आ गई। अब देखो, अभी जो पॉइंट है इसको ए लिख रहा हूं मैं, और इसको बी लिख रहा हूं, तो मैं प्रेशर एट ए लिखना चाहता हूं, तो प्रेशर एट ए कैसे लिखूंगा, ऊपर से नीचे आऊंगा, तो प्रेशर एट ए माइनस 0 प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट का प्रेशर कितना है, 0, प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, एच रो जी। अभी हमने पीछे प्रूफ करा था कि नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर वाले पॉइंट का प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया, पी ए माइनस 0, ऊपर वाले पॉइंट का 0 था, तो प्रेशर डिफरेंस कैसे आ रहा है, बिकॉज ऑफ द स्टैटिक हाइट कॉलम, कितना एच रो जी। सो ए पॉइंट का प्रेशर कितना बन गया, दैट इज इक्वल टू एच रो जी। लेकिन पास्कल कहते हैं ए पॉइंट का प्रेशर बी के बराबर है, क्यों, क्योंकि वो तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो प्रेशर बराबर होना चाहिए। तो ए पॉइंट का प्रेशर हमने निकाला स्टैटिक कॉलम से, वो कितना आया, एच रो जी,
और बी पॉइंट का प्रेशर कितना है? अरे वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक्सप्रेशन मिल जाता है एज एच रो जी। क्या मिल गया? एच रो जी। व्हाट इज एच इन दिस? दैट्स अ गेज रीडिंग ऑफ द बैरोमीटर। दैट्स योर डिवाइस बैरोमीटर, जिसमें एक इन्वर्टेड ट्यूब है। करेक्ट लैंग्वेज इज एन इवैक्यूएटेड inverted tube dipped inside a mercury. Because of the pressure difference, the mercury rises in the tube and settles down to a static level. फिर हमने पास्कल लॉ अप्लाई करा, ए पॉइंट का प्रेशर बी के बराबर करा। रीजन क्योंकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। ए पॉइंट का प्रेशर कैलकुलेट करा फ्रॉम द वर्टिकल हाइट, तो हमें पता चला ए पॉइंट का प्रेशर कितना है? 0 प्लस एच रो जी। ऊपर वाले पॉइंट का 0 था, नीचे आके कितना इंक्रीज हो गया? प्लस एच रो जी। सो ए पॉइंट का प्रेशर कितना आ गया? एच रो जी। और ए का बी के बराबर है, तो बी का कितना आता है? एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। इस वजह से वहां का प्रेशर कितना है? पी नॉट, बिकॉज इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। हेंस द पी नॉट बिकम्स एच रो जी। अब सामान्य स्तर पे बात करते हैं। ये क्या मतलब हुआ सामान्य स्तर पे बात करने की? दैट मींस वी टॉक अबाउट एट द सी लेवल। सामान्य स्तर मतलब सी लेवल। सो हमने सी लेवल पे बात करी, तो सी लेवल पे और 0 डिग्री सेल्सियस पे, दोबारा बोलता हूं, हालांकि इस आर्टिकल में अभी टेम्परेचर नहीं है, पर थर्मोडायनेमिक्स आने वाली है तो उसमें टेम्परेचर आएगा ही। सो एट द सी लेवल एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, द वैल्यू फॉर द डेंसिटी, the value for the density at a sea level and at 0 degree Celsius is supposed to be equal to 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसके लिए? एयर के लिए। पर इसमें तो एयर नहीं है, इसमें क्या है? मरकुरी। क्योंकि मरकुरी ही डाली थी ना हमने, तो मरकुरी राइज करिए। सो व्हाट्स द डेंसिटी ऑफ द मरकुरी? दैट इज इक्वल टू 13.6 into 10 power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। Right? Can you use the air, compressed air, as a barometric fluid? The answer is no. Can you use water as a barometric fluid? The answer is no. And what's the reason? The reason is supposed to be the smaller densities. So we are using the mercury because it has higher density. फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? देखो, प्रेशर जितना है उतना ही रहेगा। प्रेशर एच रो जी के बराबर है। जी कांस्टेंट है उसी जगह पे जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा। आप तो मेजर कर रहे हो, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वेरी नहीं कर रहे हो, तो उस जगह पे जितना है उतना होगा माय डियर। जी भी कांस्टेंट है उस जगह पे जितनी है, इसका मतलब एच इनटू रो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो एच इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो माय डियर। तो अगर डेंसिटी हल्की रखी, मान लो एयर रख ली, तो गया, तो हाइट इतनी ज्यादा आ जाएगी कि आपसे नपने नहीं वाली है, आपकी हाइट नहीं है उतनी। अगर आपने पानी ले लिया, इफ यू यूज वाटर एज अ बैरोमेट्रिक फ्लूइड, तो आपकी जो हाइट आएगी वो 10.3 मीटर आती है। इफ यू यूज द वाटर ओवर देयर, एच की जो वैल्यू आएगी वो 10.3 मीटर आएगी। आपकी हाइट कितनी है? व्हाट इज योर हाइट? 1.72 मीटर, तो मेरी है 6 फीट की, तो आपकी भी उसी के रेंज में होगी ना, 1.6 मीटर या 1.8 मीटर, 2 मीटर के थल्ले होगी। 10.3 मीटर की रीडिंग कौन देखेगा भाई? सीढ़ी थोड़ी चढ़ा के लेंगे। So hence the water cannot be used as a barometric fluid because its density is lesser and therefore the height of the column will be larger, which is beyond measurement. लेकिन जब आप मरकुरी लेते हैं, तो मरकुरी का जो कॉलम राइज आता है दैट इज 760 मिलीमीटर और 76 सेंटीमीटर और 0.76 मीटर, विच इज वेल बिलो 1 मीटर। तो हमारा आई लेवल वहां पे आ सकता है, तो हम रिकॉर्डिंग ऑफ द लोअर मेनिस्कस ले सकते हैं। So that height becomes how much? 0.76। और कहां पे ले रहे हैं? सी लेवल पे, तो जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। कीपिंग ऑल दिस वैल्यूज इन फैक्ट, तो हमें सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा। और वो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना आ रहा है? दैट इज एच कितना बोला हमने? 0.76 मीटर। डेंसिटी कितनी बोली? 13.6 into 10 power 3। और जी कितनी बोली? 9.81 एग्जैक्टली एट अ सी लेवल। सी लेवल वेयर है इक्वेटर? ओह अच्छा, इक्वेटर भी मेंशन करना पड़ेगा, क्या बात है। And so this particular value comes out to be 1.013 into 10 power 5। और क्योंकि ये सारा आइडिया सर पास्कल की इंफॉर्मेशन की वजह से आया है, तो हम यूनिट भी क्या लिख देंगे? पास्कल। और ये किसकी वैल्यू? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो हम इसको लिख देंगे 1 atm, that is 1 atmosphere, and the value is 1.013 into 10 power 5 Pascal is the expression of your 1 atm or 1 atmosphere.
This instrument is exclusively based upon the Pascal law that when the fluid is in the state of rest, then vertically the pressure varies because of the gravity. एक वर्जन जिससे हमने ए पॉइंट का प्रेशर निकाला 0 + h rho g, और दूसरा वर्जन दैट इज इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, प्रेशर सेम रहना चाहिए, मतलब ए पॉइंट का प्रेशर बी पॉइंट के बराबर रखा, और क्योंकि बी पॉइंट एयर से एक्सपोज था तो उसका प्रेशर पी नॉट के बराबर आ गया। इन दोनों फैक्ट की खिचड़ी पका ली हमने, और फिर उससे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को नोट अप कर लिया। एंड व्हाई वी शुड यूज द mercury as a barometric fluid has many merits. Mercury, पहला, it does not stick to the walls of the liquid, correct है ना। सेकेंड, it is suppose मतलब नॉन स्टिकी भी बोल सकते हैं, does not stick, क्योंकि मर्क्यूरी अपने में बहुत कोहेसिव होता है। दोबारा से, मर्क्यूरी अपने में बहुत कोहेसिव होता है, तो उसको ना किसी और के साथ चिपकने की जरूरत नहीं, तो इस वजह से वो ग्लास वॉल्स के साथ स्टिक नहीं करता, बिकॉज इट इज हाईली कोहेसिव। चलो वेरी गुड। पानी स्टिक कर जाता है क्योंकि पानी उतना कोहेसिव नहीं होता है। तो एक और वजह है कि पानी को ना यूज करने की, बिकॉज इट स्टिक्स टू द वॉल्स, ठीक है ना। तो और क्या, देखो पानी ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, तो इसलिए उसका राइज और फॉल मतलब जो दिखेगा वो प्रॉपर नहीं दिखेगा उसकी रीडिंग, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है। अब शीशा आपका चमकदार है, अंदर पानी भी ट्रांसपेरेंट, तो कैसे दिखेगी रीडिंग ना। तो फिर हम क्या लेते हैं, मर्क्यूरी लेते हैं, तो मर्क्यूरी क्या होती है, शाइनी होती है, तो रीडिंग लेना आसान हो जाता है। कितना मेरिट है ना, क्या बात है। और तीसरा इंपॉर्टेंट वो तो बता दिया मैंने, डेंसिटी, हाईली कोहेसिव, हाईली डेंस। सो हाईली डेंस है, इस वजह से उसका जो कॉलम हाइट आती है वो वेल विद इन द आई लिमिट्स आती है। और पानी यूज करेंगे तो 10.3 मीटर आती है, कैलकुलेट तो वो भी कर लिया हमने कि 10.3 मीटर आती है, लेकिन वो हमारी आई लिमिट्स के परे है, तो इस वजह से हम पानी को एज अ बैरोमेट्रिक फ्लूइड यूज नहीं करते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट डिवाइस बेस्ड अपॉन द पास्कल लॉ। तो हमने 5 चीजें पढ़ी आज, एक तो hydraulic lift, hydraulic press, hydraulic braking, and then hydrostatic paradox, and the barometer with us, right? So interesting article था barometer, और इसी तरीके से एक और आर्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। What is a manometer? Manometer is a device which basically works to measure the pressure of a gas or of a fluid. हमने क्या बोला कि जो बैरोमीटर होता है, this is basically used for measurement of the pressure of only atmospheric pressure. जहां जहां पे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापना है वहां पे जाके वो डिवाइस रख दो, तो उस जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा। अब आपको किसी फ्लूइड कॉलम का या किसी कंप्रेस्ड गैस का या कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर नापना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी के टायर्स में आपने एयर फिल करी, अब आपको उसका प्रेशर नापना है, भाई कितना प्रेशर है, कितना पीएसआई है, यू वांट दैट, तो कैसे नापोगे, बैरोमीटर थोड़ी लगाओगे, तो नई डिवाइस लगाओगे। उस नई डिवाइस को क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। इसका मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या करता है, ये बेसिकली किसी भी फ्लूइड के प्रेशर को नाप लेता है। सो इट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फ्लूइड प्रेशर, ठीक, एटमॉस्फेरिक नहीं, फ्लूइड प्रेशर। चलो इसकी चर्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे, वी विल डू। तो आज क्या कर रहे हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द टुडेस लेक्चर इज गोइंग टू बी द प्रेशर यूनिट्स, क्योंकि डिटेल में करूंगा मैं मैनोमीटर को कल के डिस्कस। प्रेशर की यूनिट्स लिख लेते हैं, एसआई यूनिट लिख लेते हैं। एसआई यूनिट क्या है भाई, पास्कल। और क्या यूनिट है जो कि डिराइव करी बैरोमीटर से, 1 एटमॉस्फेयर, कितनी थी, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 पास्कल इज सपोज टू बी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बात है। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, है कि नहीं, और फिर नीचे दैट विल बी 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप जब आपका मन करे। Then we have a unit which is known as 1 torr. क्या बोला, 1 torr. What is 1 torr? That is known as 1 millimeter of mercury column. क्या बोला हमने, 1 millimeter of mercury column, based upon the fact कि हमें बिलीव हो चुका है कि जो बैरोमेट्रिक फ्लूइड है वो मर्क्यूरी ही होगा और कोई नहीं होगा कभी भी। मैनोमीटर में डिफरेंट फ्लूइड आ सकते हैं, बैरोमीटर में हमेशा ही मर्क्यूरी आएगा, तो हमने सोचा कि हम उसको यूनिट के तौर पे ही यूज कर लेते हैं। सो 1 torr, TORR, is 1 millimeter of the mercury column. So then we have 1 atmosphere as equal to 760 millimeter of the mercury column. सही बोले ना, यही करा था ना हमने। कितने मिलीमीटर आ रहा था, 760 मिलीमीटर आ रहा था।
that is 760 millimeter of the mercury column. That means that is equal to 760 torr, because 1 millimeter of the mercury column is supposed to be 1 torr. That is 1 atm. Correct? And then we have 1 bar. Now 1 bar is like from here, that is 10 power 5 Pascal. That's the value for 1 bar. So it's kind of a round off value. 10 power 5 Pascal is the value for the 1 bar. थोड़ी सी वैल्यूज बदल देंगे डेंसिटी की, हाइट की, तो फिर 1 बार आ जाएगा. मतलब कंडीशन बदल दो ना. वैसे भी देखो हम कंडीशन बदलते रहते हैं ना, एनटीपी ले लेते हैं, कभी एसटीपी ले लेते हैं, कभी एसएटीपी ले लेते हैं, तो कंडीशन हम चेंज करते रहते हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली अगर वो वैल्यूज बदल गई हल्की सी डेंसिटी की या फिर हाइट की, तो वैल्यू सेटअप हो जाएगी. तो 1 बार बिकम्स अ स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन. 10 पावर 5 पास्कल. वेरियस यूनिट्स होगी. एक हमारे बॉडी का भी जो ब्लड प्रेशर होता है, उसकी एक रेंज होती है ना. क्या होती है? 80 to 120. क्या 80 भाई? 80 मिलीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम. देखा होगा आपने, डॉक्टर के पास जाते होंगे तो यहाँ पे पट्टा लगा देते हैं और फिर यहाँ से वो दबाते हैं, प्रेशर देते हैं, फिर वो कॉलम ऑफ मर्क्यूरी राइज करता है. आप देखते रहते हैं उसको, कॉलम राइज कर रहा है. पता तो चलता नहीं आपको हो क्या रहा है, पर आपको बिलीव तो हो रहा होता है कि भाई हाँ भाई काम तो चल रहा है, प्रेशर तो नापा जा रहा है. एक तो यहाँ पे दबाव फील हो रहा है हाथों में, और दूसरा वहां पे कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे हो रहा है. तो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे डॉक्टर, काम तो कर ही रहे होंगे. तो दैट्स 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम टू 120 मिलीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम. एक कम है, एक ज्यादा है, एक लोअर साइड प्रेशर, एक हायर साइड प्रेशर. इसकी रेंज से बाहर गए तो आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी लो प्रेशर और हाई प्रेशर की, दोनों में से एक. सो 80 मिलीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर. डायस्टोलिक प्रेशर. और 120 मिलीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर. तो बोलेंगे सर ये तो बायो पढ़ा रही है, हमने बायो थोड़ी पढ़ाई है, जनरल नॉलेज पढ़ाई है. सो डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर. सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ द प्रेशर. आज का लेक्चर इसके साथ में हम यहाँ पे स्वाहा करते हैं, खत्म करते हैं. कल फिर मिलेंगे एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द मैनोमीटर एंड सम अदर गुड स्टफ, एंड विल बी डूइंग वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो इन टुमारोज लेक्चर. और शायद हम फिर ये पास्कल प्रेशर के आर्टिकल को अलविदा भी कह देंगे. राइट, चलो कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस. बाय एवरीवन, विल मीट टुमारो. थैंक यू एवरीवन.